रंगभूमि, कर्मभूमि, वो अपनी जो भी कथा कहते, नायक के भीतर के द्वंद्व दिखाने में, अपराध करने से पहले, गबन पढ़ते समय, गोदान पढ़ते, सदगति, आप सदगति पढ़ते समय आप हो सकता सो कॉल्ड ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद का एक जबरदस्त आप दबाव देखते हैं, लेकिन आप उसी सदगति के भीतर आप एक और बहुत बड़ा मैसेज देखते हैं कि धर्म सुरक्षित रहता है उन लोगों के द्वारा जो अंतिम होते हैं, जो आखिरी खड़े हैं कतार में। प्रेमचंद उधर नजर रखे हुए कि किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी देश का धर्म, किसी भी देश का समुदाय या संप्रदाय अंतिम लोगों द्वारा सुरक्षित किया जाता, पोषित किया जाता है। चाहे वो सवा सेर गेहूं हो, आप सवा सेर गेहूं में मरते हुए व्यक्ति के सिद्धांत के ऊपर नजर डालिए, वचन निभा रहा है ये जानते हुए कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, श्रूड है ये आदमी। ये भले ही ऐसा लगता हो प्रथम दृष्टया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब चीजें अच्छी हैं, हमको सूदखोरी करनी चाहिए, हम नहीं, प्रेमचंद ये भी नहीं कर, प्रेमचंद तो व्यंग कर रहा है, प्रेमचंद स्थितियों को सामने रख रहा है और वो बार बार ये बता रहा है कि तुम्हारी परंपरा में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे संप्रदाय में या तुम्हारे भारत की आत्मा में दरअसल बार बार उदात्त चित्तता छुपी हुई है, उदारता छिपी हुई है। तुम्हें इसमें जाना पड़ेगा। जो उनको ये दिख रहा था कि अंग्रेजों द्वारा पोषित हुए एलीट क्लास में खत्म होता जा रहा है और जो निचला क्लास है, जो अभी भी कहीं भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, वो अभी भी जिंदा है। इसलिए प्रेमचंद का भारत बहुत अमीर भारत है। ये बात और है कि वो बाहर से शोषित, दलित, गरीब लगता है, लेकिन अपनी आत्मा से, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से वो शायद दुनिया की किसी भी शहर को, दुनिया के किसी भी राष्ट्र को चुनौती दे सकता था 1920, 30, 35, 40 के दरमियान। और यही उनका कमाल है, क्योंकि किसी भी देश को कोई भी क्रांति करने के लिए, इनकलाब करने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए वो यही चाहिए कि उसका अपने प्रति एक आत्माभिमान हो, आत्मगौरव हो, जो भारत में लगभग 100-150 सालों में खो गया था। और सिर्फ प्रेमचंद अपनी पूरी जिंदगी उस आत्मगौरव को जिलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं उन्हें कलम का सिपाही कहता हूं।